गैसेस स्टेट तो हो गया था लास्ट क्लास में कंप्लीट। यस सर। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बाद में करेंगे, सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स बीच में बचा हुआ है। तो देखो केमिकल, आवाज आ रहा है ना सबको, पहले ही बता दो, नहीं आएगा तो बोलना। आ रहा है ना? यस सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? किस केस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जैसे फिजिक्स में अगर इक्विलिब्रियम पढ़ते होंगे तो फोर्स दोनों साइड से अगर बराबर हो गया तो बोलते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक्चुअली एक स्टेट है। तो यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बात करेंगे। तो देखते हैं दो टाइप्स के रिएक्शन, अगर ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाई करें रिएक्शन को, तो ब्रॉडली हम लोग बोल सकते हैं कि दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है बताओ तो? रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको बोलेंगे हम लोग? जो कि दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हुआ? दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट का भी कन्वर्जन रिएक्टेंट में हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ऐसे शो करते हैं डबल हेडेड एरो से, ठीक है। ये देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो ये वाला अपवर्ड वाला जो एरो है, हाफ एरो, वो फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, और ये डाउनवर्ड वाला जो हाफ एरो है, ये बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये सिंबल हो गया, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, साइन हो गया। और इरिवर्सिबल मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, जैसे ए से बी ही बनेगा सिर्फ। अगर हम लोग बी से ए बनाना चाहें तो इस केस में ये नहीं होगा। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो हम लोग इक्विलिब्रियम का बात कौन से रिएक्शन के लिए कर सकते हैं बताओ तो? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, किसके लिए इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बताओ? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्शन जब दोनों एंड से होगा, दोनों साइड से होगा, तभी तो वो बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनते जा रहा है, तो वहां पे तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट या इक्विलिब्रियम, जो भी हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे या इक्विलिब्रियम का अगर बात करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। और इस केस में इरिवर्सिबल में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जैसे सिंपल सा बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें, मेनली तो रिवर्सिबल के बारे में ही पढ़ना है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल जैसे अमोनिया गैस का प्रिपरेशन होता है N2 प्लस 3H2 गैस, और ये रिवर्सिबल है, ये 2NH3 गैस, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शंस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर वो सब देखोगे। तब जैसे इसका हम टिपिकल एक ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहे हैं जनरल, कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रिएक्टेंट, वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। डबल ये एरो जो, सॉरी ये जो बॉक्स है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इसमें कंसेंट्रेशन होता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं हम लोग, और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं। तो ये देखो, अगर हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में बात करें, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होते जाएगा? ये घटते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट क्या होगा? पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसका कंसेंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर यही चीज हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में शो करें,
तो रिवर्सिबल के केस में अगर हम लोग शो करें, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ कम हुआ, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा जब, एक ऐसा टाइम के बाद ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। उसी तरह प्रोडक्ट के लिए अगर हम, ये रिएक्टेंट के लिए आर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो है ये टाइम के साथ बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे दोनों का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है उस टाइम के बाद, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो पॉइंट आया जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल के लिए है, और इससे पहले वाला जो ग्राफ ड्रॉ किए थे हम लोग वो इरिवर्सिबल के लिए था। क्लियर है ना। यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब नोट करते जाना तुम लोग। तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंसंट्रेशन, जब भी कोई कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो उस केस में हम लोग देख भी रहे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखें कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जब जैसे ही वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा उसके बाद उसका कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तीन तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करेगा, या फिर उसका कंसंट्रेशन जितना लिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे इसको हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये कम हुआ, यहाँ कंसंट्रेशन है और वर्सेस टाइम है, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। और प्रोडक्ट का जो पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे ऊपर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा और उसके बाद टाइम पे कांस्टेंट हो गया। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा दूसरा हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ और ये एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ा और उसी टाइम पे कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्यू पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी है तीसरा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये देखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। उसी तरह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, क्लियर है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही कम रहेगा और प्रोडक्ट का ज्यादा रहेगा, वो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये जरूर होगा कि जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा या इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। हेलो, आवाज आ रहा है ना। हेलो,
यस सर। चलो, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बोल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब समझते हो? डायनामिक का मतलब क्या हुआ, बताओ? डायनामिक और स्टैटिक सुने तो हो गया ना? हेलो। यस यस सर। बताओ डायनामिक का मतलब क्या हुआ? देखो, डायनेमिक स्टैटिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। डायनेमिक मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक बार हाँ चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो वापस से अब वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसके बाद रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, वैसा वैसा केस नहीं। अगर हम लोग रिएक्शन के कंडीशंस को चेंज कर दें, जैसे उसका प्रेशर चेंज कर देंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे, वॉल्यूम चेंज कर देंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे किसी एक सब्सटेंस का, तो वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्शन के कंडीशंस को चेंज करें तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम पे फर्क करेगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद वापस से फिर से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा उसके बाद वो डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, वो हो सकता है। अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वापस से फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होता है। तो इसलिए बोलते हैं इक्विलिब्रियम जो है ये डायनामिक नेचर का होता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज्ड कंटेनर का मतलब क्या हुआ? क्यों क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें पढ़े होगे कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, मेनली जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो गैसेस वाले गैसियस रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर कंटेनर ओपन होगा तो अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा होगा गैस के फॉर्म में, तो वो प्रोडक्ट बचा हुआ रहेगा क्या अगर कंटेनर खुला हुआ रहेगा तो? बताओ, तो वो तो निकल जाएगा ना। तो अगर वो प्रोडक्ट ही निकल गया तो उसमें तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में अटेन होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड either by reactant और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कोई भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड ही जाने से अटेन होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, या तो फॉरवर्ड जाने से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है या तो बैकवर्ड आने से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो वो किसी भी साइड से आइदर फॉरवर्ड जाने से इक्विलिब्रियम अटेन होगा या फिर बैकवर्ड जाने से, दोनों साइड ओपन है, किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन से ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, बैकवर्ड से भी हो सकता है। तो ये डी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्यू पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखोगे आइदर बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेजर करके इक्विलिब्रियम डिटेक्ट किया जाता है, या फिर प्रेशर मेजर किया जाता है, या फिर कलर चेंजेस। कलर चेंजेस सारे रिएक्शन में तो नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सारा चीज हम लोग देख के बता सकते हैं, ये मेजरमेंट लेके बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन किया है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसका रेट, मतलब जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है
इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद उसी रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन में भी आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये रेट जो है हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो रेट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग बोलते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट आर ये जा रहा है प्रोडक्ट पी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन किसका आ जाएगा यहाँ पे, फॉरवर्ड के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा है, आर है या पी है, बताओ तो। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में रिएक्टेंट कौन सा है, आर है या पी है, आर। बोलो। आर है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होता है। तो आर एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हम लोग लिख सकते हैं, आर का कंसेंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है के, जिसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ये के जो है ये क्या है, रेट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे आर बी, ये आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, आर बी मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ बैकवर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा, आर या पी। पी हो जाएगा। तो यहाँ पे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे। तो यहाँ भी देखो ये रेट कांस्टेंट के एफ लेना है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ आर बी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड के बी, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी हो गया, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब आर एफ इज इक्वल टू आर बी, ये होगा इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इतना बात क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। चलो इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इक्विलिब्रियम बताए थे जैसा डायनामिक नेचर का होता है, तो डायनामिक नेचर का है मतलब इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम में बी अफेक्टेड। कैसे अफेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बाय कॉन्सेंट्रेशन चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज या फिर वॉल्यूम चेंज, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो ये सारे कंडीशंस को अगर हम लोग चेंज कर दें, ये सारे कंडीशंस को अगर चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने के बाद वापस से फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो रीस्टेब्लिश होने के लिए वो आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीस्टेब्लिशमेंट हो सकता है या फिर बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशंस उसमें वैलिड है। चलो यहाँ तक लिख लियो तुम लोग, हेलो यस सर, लिख ली। लिख लियो ना।
चलो, तो ये था कुछ कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला देखो ये है फिजिकल, पहला जो टाइप है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, कि ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ध्यान देना, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग कब बोलेंगे, जहाँ पे कोई फेज चेंज हो रहा हो, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिजिकल और केमिकल चेंज तुम लोग ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। तो फिजिकल चेंज कब बोलते हैं, जहाँ पे फेज का चेंज होता है, और केमिकल चेंज जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे तो जहाँ पे सिर्फ सिंपली फेज चेंज अगर हो रहा होगा, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि if there is change in phase or allotropic change, ठीक है, तो या तो सिर्फ फेज का चेंज हो रहा होगा या फिर एलोट्रोपिक चेंज। एलोट्रोपिक चेंज समझते हो, एलोट्रोप्स पढ़े हो तुम लोग, याद है एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं। हेलो, एलोट्रोप्स सुने हो या नहीं सुने हो, बताओ। हेलो, सर सुने। क्या होता है एलोट्रोप्स, बताओ 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 एलोट्रोप्स। सर याद नहीं आ रहा। एलोट्रोप्स देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स तुम लोग पढ़े होगे। बहुत सारे एलिमेंट होता है जो एलोट्रोपी शो करता है। मतलब होता क्या है उसमें कि सेम ही एलिमेंट होगा उसमें, कोई भी एलोट्रोप्स है, अलग अलग सब्सटेंस होता है। तो जैसे कार्बन का है, तो कार्बन देखोगे कि डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ग्राफाइट के फॉर्म में भी रहता है, डायमंड के फॉर्म में भी रहता है। एक सुने होगा फलरेंस भी होता है, बकमास्टर फलरेंस। तो वो सारा चीज कार्बन से ही बना हुआ है ना। बट उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज भी वेरी करते हैं। तो अलग अलग सेम एलिमेंट अगर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, इफ देयर इज चेंज इन फेज और एलोट्रोपिक चेंज, तो इस टाइप के अगर इस टाइप का कोई भी चेंज हो रहा होगा, एलोट्रोपिक चेंज या फिर फेज चेंज हो रहा होगा, तो वहां पे अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे आइस है, देखो H2O आइस जो है, ये H2O लिक्विड, तो ये दोनों फॉर्म में रह सकता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस के फॉर्म में भी रहता है और लिक्विड वाटर के फॉर्म में भी रहता है। तो इस केस में यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना, बस एक फेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसी तरह जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन अगर ग्राफाइट के फॉर्म में है, इसका अगर कन्वर्जन हो रहा है कार्बन डायमंड के फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस एक एलोट्रोपिक चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस एलोट्रोपिक चेंज को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे। तो ये हो गया फिजिकल। नेक्स्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपल सा चीज है, जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा, तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिटवीन द स्पीसीज, तो इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे वही अमोनिया गैस वाला इक्वेशन देखो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये फॉर्म कर रहा है 2NH3। तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे N2O4 का डिकम्पोजिशन होता है, तो ये 2NO2 में होता है। तो यहाँ भी ये डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है डिकम्पोजिशन वाला। तो ये सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हो गए। तो दो टाइप के हो गए डिपेंडिंग ऑन
कि किस टाइप का चेंजेस हो रहा है, इधर वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो उसके बेसिस पे दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम आते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेज है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो बताओ तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में क्या डिफरेंस है? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे हम लोग, बोलो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगा। कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग होमोजेनियस मतलब बात करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं अगर वो सारे सेम फेज में हैं तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। मतलब मान लो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेज में होना चाहिए। कोई अगर कोई एक रिएक्टेंट सॉलिड में है तो सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट जो है सॉलिड में ही होने चाहिए। कोई एक रिएक्टेंट मान लो गैस में है तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैस में होंगे तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ऑल द रिएजेंट्स में क्या हो गया, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों आर इन द सेम फेज एट इक्विलिब्रियम, तो इसको होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे अमोनिया गैस वाला रिएक्शन है, अमोनिया गैस में देखोगे N2 ये भी गैस में है प्लस H2 ये भी गैसियस फेज में है, और जो गैस बन रहा है ये भी अमोनिया गैस ही बन रहा है, तो ये भी गैस फेज में है। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो उसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है गैसियस फेज में है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में होंगे, तो होमोजेनियस हो गया। नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि इफ अगर सेम फेज में नहीं होगा तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। If two or more phases are if two or more phases are present at equilibrium, इसको heterogeneous बोलते हैं। जैसे कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, और ये 2CO गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये इक्विलिब्रियम पे अटेन करेगा तो इसमें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में है क्या, बताओ तो। सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक जो है सॉलिड में है बाकी सारे गैस में है। तो इसको हम लोग हेट्रोजीनियस, मतलब दो या दो से ज्यादा फेज अगर होगा, मतलब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेज सेम नहीं होगा तो फिर उसको हेट्रोजीनियस, अगर सेम हो गया फेज तो वो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, तो यही डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। चलो, तो ये क्लियर हो गया, ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है ना कंफ्यूजन किसी को, बताओ। हेलो, देख लो एक बार, है क्या कंफ्यूजन? नो सर। चलो, इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, इसको पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction at a given temperature, rate of reaction at a given temperature is directly proportional to the
product of active masses of reactants raised to power equal to the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation at a particular instant ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या बोला जा रहा है कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस देखो ये क्या है, मतलब एक्टिव मास को यहाँ डायरेक्टली कंसेंट्रेशन एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जो कंसेंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर वही हो गया एक्टिव मास। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है रेज टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट का लेना है, लेकिन उसके ऊपर पावर जो होगा जो उस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है। स्टोक्यो बैलेंस इक्वेशन जो दिया रहेगा तुमको, उस बैलेंस इक्वेशन में जो उसका कोफिशिएंट होगा स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, वो उसके पावर में चला जाएगा। और मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उन सबका प्रोडक्ट लेना है हमको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ए जनरल रिएक्शन ले रहे हैं ए बी बी, और ये मान लो सी और सी। ठीक है, और प्लस डी डी। इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ बताओ तो रिएक्टेंट्स कितने हैं, कितने रिएक्टेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बोलो बताओ। चार चार रिएक्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ, ऐसे तो दो दो आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, ए और बी दो है ना। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का आर एफ जो होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा है, ए और बी। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए लिखना होगा, जो उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट उसके पावर में चला जाएगा। और इनटू दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ये हो गया फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ से देखो आर एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, और यहाँ पे तुम्हारा वही चीज रहेगा। चलो अब यहाँ आर बी के लिए बताना, सेम चीज बताओ। आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बताओ, तुम लोग बताओ 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 जल्दी। आर बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे सर? सेम सेम E raised to the power C into D raised to the power D into KB. सी रेस टू पावर सी और डी रेस टू पावर डी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के बी। ठीक है, रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या बोला गया है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है इक्विलिब्रियम पे, बताओ। तो अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो इक्वेट करके देखो क्या आ रहा है, ये आएगा के एफ इंटू ए पे पावर ए और बी पे पावर बी, और इधर आ गया के बी, और ये सी पे पावर सी और डी पे पावर डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के एफ बाई के बी दैट इज इक्वल टू concentration of C पे पावर C, D पे पावर D by concentration of A पे पावर A
हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है क्या अभी? यस। कितने देर से गायब था, अभी कटा है क्या? नहीं सर, 4-5 मिनट हो गए। अच्छा, चलो अभी दिख रहा है। कहाँ तक लिखे थे तुम लोग? ये दिख रहा है क्या अभी? एक्सप्रेशन लिख लिए थे? ये देखो तो, कहाँ तक लिखे थे? सर एट इक्विलिब्रियम तक। अच्छा, हाँ तो देख लो, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से देखो ये चीज आ गया ना, के एफ बाई के बी, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी बाई डी पे पावर डी, ए पे पावर ए बाई बी पे पावर बी। तो ये के एफ बाई के बी को जो है, इसका रेशियो जो है उसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये कैपिटल के है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो स्मॉल के और स्मॉल के एफ और स्मॉल के बी, वो क्या था, रेट कांस्टेंट था। जब उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केसी और केपी। केसी क्या हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे, जैसे ये है कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है ना सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ये हो गया केसी। लेकिन जब यही पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा केपी। और पार्शियल प्रेशर किसके लिए बात करोगे, सॉलिड या लिक्विड के लिए तो बात करेंगे नहीं, गैसेस के लिए ही बात करेंगे। तो ये सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है गैस फेज में है, गैसियस फेज में है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग केपी, पार्शियल प्रेशर, यही कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देना है पार्शियल प्रेशर से, तो वही हो गया केपी। समझ में आया बात? तो दो कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हो गया केसी और दूसरा हो गया केपी। तो केसी में क्या आएगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आएगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, और केपी में पार्शियल प्रेशर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? सर केसी और केपी का रेशियो सेम होगा क्या? रेशियो नहीं, ऐसा केपी और केसी का रेशियो अलग अलग, क्योंकि एक में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, दूसरे में पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू तो सेम नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? केसी में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और केपी में हम लोग पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। दिख रहा है ना, ये पीसी जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी है, और पीडी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और उस पे पावर डी, पीए पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए, और पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। ठीक है, Yes, sir. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना केसी और केपी में? ये हो गया केसी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं ये है केसी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये केसी का है, और ये हो गया केपी। तो केसी हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे, और केपी हो गया जो पार्शियल प्रेशर के टर्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि सॉलिड और प्योर लिक्विड, इनका कंसेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम में हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन जो है ये हमेशा 1 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके कंसेंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड का कंसेंट्रेशन हम लोग बिल्कुल कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा चेंज आता है, नेग्लिजिबल चेंज, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर किसी भी रिएक्शन में आ रहा होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ये हमेशा 1 लेना है तुमको। तो इक्विलिब्रियम में अगर लिखोगे भी तो 1 पे पावर कुछ और लिखोगे तो वो तो 1 ही रहेगा हमेशा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। इसलिए उसको इंक्लूड नहीं, उसको एक्सक्लूड ही कर सकते हो। सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेना है तुमको, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं रिएक्शन में दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आया इतना? यस सर। चलो चलो, तो आज थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके देखेंगे इसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुमको लिखने आना चाहिए केसी और केपी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, केसी और केपी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
फिर बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लो इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी पार्ट में तो पूछना है कुछ तो पूछ लो पहले, बोलो। हेलो, देख लो किसी को पूछना है कुछ इसमें, बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पूछना है किसी को? अरे हाँ या नहीं बताओ तो। आदित्य, नो सर, नो सर। मोहित, अब एक एक करके बोलेंगे, बोलो पूछना है तो। नहीं पूछना है ना? नो सर। चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं।